हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जंक्शन पर। और मेरा नाम है अभिषेक सिंह भदौरिया। और हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं आपके आरआरबी ग्रुप डी के डेट अनाउंस होने के बाद 45 दिन का एक टारगेट बैच, और जिसमें आपको साइंस, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीएस सभी विषय एक एक घंटे की क्लासेस में कंप्लीट कराए जाएंगे। और 45 डेज लगातार आपको इसी चैनल पर लाइव क्लासेस आपके कंप्लीट सिलेबस के साथ विथ नोट्स आपको प्रोवाइड होंगी। और उसके लिए आप लोग क्या करें, अगर आज आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आपके फिजिक्स का पहला टॉपिक, पहला सब्जेक्ट आपके साइंस सब्जेक्ट में। पहले हम फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे और फिर उसके बाद बायो पढ़ेंगे। ये साइंस का पैटर्न रहेगा। और उसके बाद में मैथ्स एंड रीजनिंग एंड आपका जीएस, ये साथ में चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने, जैसे मैंने आपको बताया है कि हम लोग अपने सब्जेक्ट लेने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। और आज हम पढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीटली इंट्रोडक्शन। 45 डेज़ में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों कंप्लीट करने हैं। तो हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। जो बच्चे एक साथ ना पकड़ पाएँ इस चीज़ को, तो वो लोग इस वीडियो को देखने के कंप्लीट बाद जब ये अपलोड होगा आपके यूट्यूब पर, तो वहाँ आप इसको पॉज करके देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। चलिए, तो जैसे हमने अपने देखा कि हम लोग साइंस का जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका क्या है, फिजिक्स है। ठीक है, भौतिकी जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भौतिकी विज्ञान की कौन सी शाखा है, क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि भौतिकी हमारा जो है वो लैटिन भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, यानी कि नेचर। ठीक है, अब जैसा कि हम बात करें कि नेचर में यानी कि प्रकृति में हमें दो प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। नेचर में हमें दो प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। एक वो जो आपकी क्या है, दृश्य है, और एक वो जो अदृश्य है। दृश्य यानी कि विजुअल है, और अदृश्य यानी कि हमारा क्या है, इनविजुअल है। ठीक है, ये दो वस्तुएं हैं जो हमें काय में प्राप्त होती हैं, प्रकृति में। तो उसी प्रकृति के अंतर्गत पाई जाने वाली इन वस्तुओं के बीच में जो रिलेशन होता है, उन वस्तुओं को और उनके मध्य लगने वाले रिलेशन को यानी संबंध को विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ा जाता है उसे हम लोग फिजिक्स या भौतिकी कहते हैं। जैसे जैसे हमने बात की कि जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं विजुअल हैं यानी कि जो अपना क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। ठीक है, या जिनका क्या होता है, एक निश्चित भार, आकार होता है, जो हमें दिखाई देती हैं, वो सभी चीज़ें दृश्य में आती हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो वस्तुएं पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं, पदार्थ, द्रव्य, मैटर्स, सब्सटेंस। ठीक है, और इनविजुअल यानी हम कह सकते हैं कि जो वस्तु क्या नहीं करती, आपका स्थान नहीं घेरती, या हम कह दें कि जिनका कोई वेट नहीं होता। ठीक, या हम कह दें जो क्या है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, वो क्या है आपकी, तो आप बता सकते हैं एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। ये हमें दिखाई नहीं देती। ना ही हम ये कह सकते हैं कि स्थान घेरती है। ठीक है, तो ये आपके काय में आती है, अदृश्य में। तो प्रकृति में यानी कि हम कह सकते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों यानी कि द्रव्य। अब फिजिक्स की परिभाषा समझ लेते हैं। देखो फिर से मैं समझाता हूँ, जनरल वर्ड फिर से आराम से रिपीट करते हैं कि फिजिक्स यानी भौतिकी जो किस वर्ड से मिलकर बनी है, फ्यूसिस शब्द से। फ्यूसिस अर्थ लैटिन भाषा में जिसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। अब हम बात करते हैं कि नेचर में क्या पाया जाता है। तो नेचर में दो प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। एक आपकी जो दृश्यात्मक है यानी दृश्य यानी दिखाई देती हैं, दूसरी आपकी अदृश्य, ठीक है, जो दिखाई नहीं देती। दृश्य यानी विजुअल, और विजुअल क्या है, जो वस्तुएं पदार्थ या द्रव्य से मिलकर बनी हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, हम लोग अपनी बात करें, मानव बात करें, तो हम लोग काय में आते हैं, द्रव्य में ही आते हैं, लेकिन सजीव में यानी कि लिविंग थिंग्स में। ठीक है, तो हम भी द्रव्य से मिलकर बने हैं। तो जो वस्तुएं आपकी काय से मिलकर बनी हैं, अगर बात करें द्रव्य या पदार्थ से, वो क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं, और जिनका कोई भार होता है, कोई आकार होता है, तो वो वस्तुएं दृश्यात्मक वस्तुएं हैं। और अदृश्य क्या है, जो हमें नहीं दिखाई देता, ठीक, जो स्थान नहीं घेरती, वो काय में आती है, अदृश्य में। तो फिर फिजिक्स क्या हुआ, तो फिजिक्स हुआ
कि द्रव्य और ऊर्जा और उनके मध्य संबंध, यानी कि द्रव्य तथा ऊर्जा और उनके मध्य होने वाले रिलेशन के मध्य स्थापित संबंध को समझना विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो आप बताएंगे कि वह भौतिकी के अंतर्गत आता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा? किसी को कोई डाउट्स यहाँ तक? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो हमने पढ़ा कि भाई प्रकृति में पाई जाने वाली चीज़ों का अध्ययन फिजिक्स के और उनके बीच संबंध क्या के अंतर्गत पढ़ा जाता है? हमारी साइंस की जिस शाखा के अंतर्गत, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। ठीक है, अगली हम बात करते हैं कि आखिर हमारे जो फिजिक्स है यानी भौतिकी है वो कितने भागों में बटी हुई है? ठीक है, तो भौतिकी जो है वो आपकी 2 भागों में बटी हुई है। थोड़ा सा निप पतला कर लेते हैं। ठीक है, वो 2 शाखाओं में बटी हुई है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं अपना, हमसे कोई बोले मतलब भौतिकी फिजिक्स के बारे में बात करें तो आप बताएंगे कि इस प्रकार का जैसे अपन बोल सकते हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से चली आ रही हो भौतिकी, वो भौतिकी यानी कि क्लासिकल, या हम बोलें इसको क्लासिकल बोल सकते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स। और यहाँ हम बोल सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ये 2 शाखाएं आपकी विभाजित होती हैं भौतिकी में। ठीक है, फिजिक्स में क्लासिकल फिजिक्स को हम बोल सकते हैं परंपरावादी, है ना, या प्राचीन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? प्राचीन। ठीक है, और दूसरा हम इसको बोल सकते हैं चिरसम्मत, चिरसम्मत। ठीक है, ये भी बोला जा सकता है इसको, भौतिकी को चिरसम्मत भौतिकी। ठीक है, और मॉडर्न फिजिक्स को हम बोल सकते हैं आधुनिक, आधुनिक भौतिकी। ठीक है, अब हमसे बात करें अगर हम कि हमारी जो क्लासिकल फिजिक्स है इसके फाउंडर कौन थे, यानी कि आपके परंपरावादी भौतिकी, या हम कह सकते हैं आपकी वह भौतिकी जो हम बहुत पहले समय से क्या कर रहे हैं? पढ़ते चले आ रहे हैं। तो परंपरावादी या परंपरागत, है ना, जो बहुत पुराने समय से हम चलते चला आ रहे हैं। तो परंपरागत फिजिक्स के अगर आपसे कोई पूछे कि जनक कौन है, फाउंडर कौन है, तो आप बताएंगे सर आइजैक न्यूटन। सभी लोग नाम जानते हैं इनका। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन, ये आपके काय के भौतिकी के जनक कहे जाते हैं। लेकिन मॉडर्न, अब क्या है क्लासिकल और क्या है मॉडर्न, अभी अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें A to Z सारे पॉइंट पढ़ने हैं। कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेलवे वो एग्जाम है जहाँ साइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो आपका एक एक पॉइंट क्लियर होगा। कितना भी डीप और कितना अच्छे लेवल से एग्जाम पूछा जाए, और पहली बात ये रेलवे के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए आपका किसी भी पॉइंट ऑफ लेवल तक अगर साइंस जाता है तो आपका यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। देखिए, तो दूसरा अगर हम बात करें आधुनिक भौतिकी का, तो आधुनिक भौतिकी जो है इसके अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसके जनक कौन है, तो आप बताएंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, तो आप बताएंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये क्या है आपके जनक? आधुनिक भौतिकी के जनक अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। यहाँ तक सभी को क्लियर? अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर क्या है क्लासिकल फिजिक्स और क्या है आपका मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले अपने क्लासिकल फिजिक्स पे। ठीक है, कि क्लासिकल फिजिक्स है क्या। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी चिरसम्मत फिजिक्स है क्या, तो एक सिंपल सी भाषा में आप उससे कहेंगे कि वह भौतिकी की वह शाखा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो, यानी कि हमने बहुत समय पहले उसको जो पढ़ा उसके नए नियम वर्तमान समय में उससे संबंधित कोई भी नए नियमों का निर्माण नहीं हुआ हो। इस प्रकार की फिजिक्स आपकी क्या कहलाती है? क्लासिकल फिजिक्स कहलाती है। जैसे कि हम एग्जांपल में लेना चाहेंगे एक टॉपिक को कि इसके अंदर हम जैसे सबसे पहली चीज़ पढ़ते हैं, तो अगर आपसे किसी ने कह दिया तो यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स पहला चैप्टर अपन इसमें यही पढ़ते हैं, मैकेनिक्स की बात करते हैं। तो यांत्रिकी में क्या पढ़ा जाता है? आपने क्या पढ़ा होगा? अगर अपन बात करें तो यांत्रिकी में आपने पढ़ा होगा, सॉरी कलर चेंज कर रहा था जिससे आपको दिखाई दे, गति, मोशन पढ़ा। ठीक है ना, यानी कि हमने मोशन के बारे में पढ़ा, और मोशन के बारे में हमने जब पढ़ा यानी कि हमसे पहले पीढ़ी ने जो पढ़ा होगा और हम जो पढ़ रहे हैं वो इक्वल है। ठीक है ना, हम ये कह सकें। तो यानी कि मैकेनिक्स के अंदर गति और उससे संबंधित उपकरणों के बारे में पढ़ा जाता है।
अब गति में भी आपने क्या पढ़ा होगा कि गति कई प्रकार की होती हैं, लीनियर मोशन होती है, एंगुलर मोशन होती है, ठीक है। अगर हम इसकी डायमेंशन से बात करें तो एक विमीय होती है, द्विविमीय, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन होती है ना, त्रिविमीय गति होती है। कई वस्तुएं गति करती हैं तो कोई रेखीय गति करता है, जैसे हमारी कार या बस रेखीय गति कर रही है, ठीक है। हमारे जो ब्रह्मांड में जो प्लैनेट हैं वो घूर्णन गति कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रेखीय गति, घूर्णन गति, ये सभी क्या हैं, आपके गति के प्रकार हैं। और इनको मेजरमेंट करने वाले उपकरणों को हम पढ़ते हैं। जैसे आपसे कोई बोल दे लीवर, है ना, उत्तोलक जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इन यंत्रों का, ये मीटर गेज, ठीक है, ये सभी यंत्रों के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो बात ये आती है कि सर ये क्लासिकल फिजिक्स में कैसे आया? आज भी इन यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो गति से संबंधित सबसे पहले नियम जो दिए थे वो किसने दिए थे? न्यूटन ने, ठीक है। आप सभी को मालूम होगा, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा 1684, है ना, कई लोग बोलते हैं 1683 में नियम दे दिए गए। तब से कोई नया नियम आपने पढ़ा क्या? गति के 3 नियम आपने पढ़ लिए, ठीक है ना। जैसे पहला नियम पढ़ा, दूसरा पढ़ा, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा उसी समय आपके गैलीलियो के द्वारा गति के समीकरण दिए गए। क्या उसके बाद अभी कोई नए समीकरण गति के बनाए गए? क्या नहीं बनाए गए। यानी हम ये कह सकते हैं कि उस समय से लेकर, जब से इनका निर्माण हुआ तब से लेकर आज तक इनमें कोई नई चीज़ों का जुड़ाव नहीं हुआ, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि इनमें कोई नया परिवर्तन आया हो। तो ये सभी चीज़ें आपकी काय के अंतर्गत आती हैं? क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आती हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर होगा आपको कि क्लासिफिकेशन में हम क्या पॉइंट पढ़ते हैं? यांत्रिकी। ये हमें सिलेबस में भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि क्लासिकल फिजिक्स में आता है तो, ये हमें अभी पढ़ना भी है, हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है। तो पहली शाखा क्लासिकल फिजिक्स से संबंधित हमने जो बताई थी वो आपको क्या बताई? आपको पता होगा, यांत्रिकी, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं, दूसरा आपने वर्ड सुना होगा ऑप्टिक्स, प्रकाश की, ठीक है, प्रकाश की, ठीक। ये भी हमारा क्या है, जिसमें आपने प्रकाश के गुणों के बारे में समझा होगा। क्या गुण होते हैं कि प्रकाश या तो तरंग के रूप में चलता है या आपका प्रकाश कण के रूप में चलता है, यानी कि वेव फॉर्म में जाता है या एटम फॉर्म में जाता है, ठीक है। और फिर इन तरंग और कण के कारण इसकी कुछ विशेषताएं बनती हैं। क्या क्या पढ़ा होगा आपने? अपवर्तन, परावर्तन, है ना, पूर्णांतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस, है ना, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ऐसे पॉइंट्स, यानी कि इसकी विशेषताएं। किसकी विशेषताएं? प्रकाश की, पूर्णांतरिक परावर्तन। तो जो विशेषताएं, लेंस, ठीक है, इनके बारे में पढ़ने पड़ा, ठीक है। तो ये सब हम काय में पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स, प्रकाश की में। तो जो गुण हमने प्रकाश के पढ़ रखे हैं, विद्वानों ने बनाए पहले से, उनमें आज उनके मूल रूपों में कोई परिवर्तन तो नहीं है। तो यानी कि ये भी हमारे काय के अंतर्गत आता है, अपने क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट लेते हैं, तीसरा पॉइंट लेते हैं। तीसरा हम ले लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, यानी कि ऊष्मा गतिकी। क्या है? अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि राइटिंग थोड़ा सा गंदी है, क्योंकि फ्लैट आपके पैनल पर प्रैक्टिस करूंगा, धीमे धीमे राइटिंग अच्छी आ जाएगी, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं, ऊष्मागतिकी से संबंधित हम जो अध्ययन करते हैं, इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? तो इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं ऊष्मा के बारे में, हीट के बारे में, है ना, ऊष्मा के बारे में, हीट के बारे में, इंजन्स के बारे में, ठीक है, हीट इंजन्स, ठीक है, इनके बारे में। और इसके अलावा ऊष्मा हमारी जो क्या करती है? टेम्परेचर बताती है। टेम्परेचर, ऊष्मा में तो कई प्रकार की ऊष्मा आप लोग पढ़ेंगे, लेटेंट हीट, है ना, यानी कि गुप्त ऊष्मा, ठीक है। फिर और इसके अलावा सभी उनके टेम्परेचर्स, ठीक है, टेम्परेचर से संबंधित। और उपकरण की बात करें अगर अपन, तो थर्मोमीटर वगैरह, है ना, इनको मेजरमेंट करने के लिए थर्मोमीटर वगैरह। तो ये सब कुछ, ये यंत्र हो गए इसके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बात करें कि इनमें शुरू से लेके आज तक कोई नया परिवर्तन हुआ तो नहीं हुआ। तो ये इसलिए अपनी काय में आते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लासिफिकेशन में हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। चौथा हम लोग पढ़ते हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि हम बात करें चौथे पॉइंट की, विद्युत स्थितिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, यानी कि फोर्थ पॉइंट हम ले लेते हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी।
ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा के बारे में, करंट के बारे में, ठीक है, आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में, ठीक है, यानी कि धारा क्या बताया मैंने, करंट, आवेश यानी कि आपका चार्ज, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं कि आवेश और धारा जो बहती है, ठीक है, वो मैग्नेट फील्ड क्रिएट करती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनको ये जो क्या है अपने बोल्ट क्रिएट करती हैं, ठीक है। इनसे संबंधित अपन कह सकते हैं कई एक जो फॉर्मेशन है, वोल्टेज वगैरह है, मैग्नेट फील्ड क्रिएट वगैरह है, ये सब कुछ। और इनको मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट्स यूज़ करते हैं, एम्पियर, वोल्टेज, इन सब के बारे में। या हम कहें कि अपने घर में विद्युत धारा का प्रयोग करते हैं तो किलोवाट यूनिट बन के जो आता है, ठीक है, kWh पर आवर, ठीक। तो इन सब के बारे में काय में पढ़ा जाएगा, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ा जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले पॉइंट पे बात करते हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में, यानी कि आपकी जो परंपरागत भौतिकी है उसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो मतलब जिनमें अभी तक अपन ये कहो कि जिनमें अभी तक कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, जिनके रूल्स में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, उनके बारे में, ठीक है। तो फ्लूइड, ठीक है, यानी कि हम कह सकें हमारे फ्लूइड का, यानी कि द्रव्य का, द्रव्य के गुण, ठीक है। तो द्रव्य के गुण में क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग, तो आप द्रव्य गुण में पढ़ते हैं लिक्विड का एक अलग अलग गुण है। क्या गुण है, जैसे पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ठीक है, ये कह सकते हैं हम द्रव्य की विशेषताएं, ठीक है। फ्लूइड डायनामिक्स जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। तो द्रव्य की विशेषताएं हम पढ़ेंगे। तो सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव हम इसे कहते हैं, ठीक है, उत्प्लावन का नियम, ठीक है, या दाब का नियम, ठीक है। तो द्रव्य के जो गुण होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा कहने का मतलब है कि हम लोग अभी तक ये 5 पॉइंट के बारे में समझे। उसमें ये है कि आपकी क्लासिकल फिजिक्स, यानी कि हम अगर बात करें इन सभी पॉइंट्स की, फिर से एक बार फटाफट से नज़र मार लेते हैं कि आपको मैंने पहला पॉइंट जो बताया, जो आपका क्या था, यांत्रिकी, ठीक। हम सबसे पहला पॉइंट इसके अंतर गति वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। इनमें हमने जो नियम पहले पढ़े थे वही नियम आज भी पढ़ने हैं, कोई नया बदलाव नहीं है, ठीक है। दूसरा आपका बात करें अगर हम ऑप्टिक्स की, प्रकाश की तो वही प्रकाश में वही तरंग और कण के रूप में बहता है। न्यूटन ने दिया था भाई कण का सिद्धांत, ठीक है। हाइजेनबर्ग ने दिया था तरंग गति का सिद्धांत, ठीक है। और ये क्या करते हैं, अलग अलग अपने को क्या बताते हैं, विशेषताएं बताते हैं, अपवर्तन परावर्तन वगैरह की। थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के बारे में, इसमें ऊष्मा के कई रूप के बारे में पढ़ेंगे कि ऊर्जा ऊष्मा के रूप से किस तरीके से स्थानांतरित होती है, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, ठीक है। इनके सभी जो ऑब्जेक्ट्स यानी कि सभी जो लिक्विड्स होते हैं, पदार्थ जो होते हैं, उनका अपना अपना क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ये सभी फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो सब हम कायम पढ़ने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे, इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अगला पॉइंट जैसे हम बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी, इसके अंतर्गत हम विद्युत धारा, आवेश, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्लूइड यानी कि फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में, यानी कि द्रव्य की विशेषता के बारे में, जिसमें सरफेस टेंशन लिखा हुआ है। और मैंने आपको बता दिया जैसे उत्प्लावन का नियम है, विस्कोसिटी है आपका, ठीक है, आपके कैपिलरीज लॉ है, ये सभी आपके फ्लूइड के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब वो नियम हैं जिनमें अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ। इसीलिए इस फिजिक्स को हम परंपरावादी यानी कि परंपरागत चलने वाली फिजिक्स बोलते हैं, चिरसम्मत फिजिक्स बोलते, भौतिकी बोलते हैं, चिरसम्मत भौतिकी बोलते हैं, या क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं। अब हम अगले पॉइंट पे बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरा आपका जो पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट है आपका मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। अगर आपसे बात की जाए आधुनिक भौतिकी की, तो जैसे मैंने बताया कि आधुनिक भौतिकी को हम तब से मानते हैं जब इसके जनक, मैंने आपको बताया था कि इसके जनक कौन है आपके, आइंस्टीन, ठीक है। और ये क्यों माने जाते हैं, इन्होंने ऊर्जा का एक रिलेशन दिया था E बराबर mc², ठीक है, जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है, सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। या इसी को हम बोलें, जैसे आपने पढ़ा होगा इससे पहले आपके जो क्या नाम है, हाँ, आपके जो साइंटिस्ट हैं लेवुसियर, उनके द्वारा क्या बोला गया था, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम दिया गया था, ठीक है। उसके बाद इनका दिया गया था द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत, मास एनर्जी, ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा, इसी को बोला जाता है द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत, M फॉर मास, ठीक है, ये सिद्धांत, ठीक है। ये रिलेशन किसके द्वारा गया था,
अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था, और यहीं से आपके स्टार्ट हो गया एक नया युग मॉडर्न फिजिक्स। और अगर हम बात करें इसके सिद्धांतों की तो ये लगातार अपडेटेड है। क्यों? क्योंकि इनसे संबंधित जो टॉपिक हैं उनमें डेली कुछ ना कुछ नया इन्वेंट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं जिससे हम इससे लगातार जुड़े हुए हैं। और ये एक सबसे अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट बच्चों का बनता जा रहा है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, क्योंकि इसमें जिन इंस्ट्रूमेंट्स का, जिन सब्जेक्ट्स या हम कह सकते हैं जिन क्षेत्रों का, इन जिस एरियाज़ का हम अध्ययन कर रहे हैं वो हमारे आधुनिक यानी कि प्रेजेंट टाइप के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं आपके किस फिजिक्स की, मॉडर्न फिजिक्स की, और इसका सबसे पहला टॉपिक जो अपन पॉइंट्स लेते हैं वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम बात करें इसके पहले पॉइंट की तो इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स तो अगर सभी लोग जानें, अभी लोग समझें, तो आज के समय में हम सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का अधिकतर उपयोग करते हैं। अधिकतर उपयोग में जैसे आप लोग बात करो तो आपका मोबाइल, भाई इसके बिना तो अभी आधे लोगों का यानी कि 80% लोगों का तो जीवन ही नहीं बचा। मोबाइल छुड़ा लिया जाए तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी चली गई हो, है ना। कंप्यूटर, ठीक है, आपका रोबोटिक्स, ये एक अलग ही दुनिया क्रिएट हो रही है रोबोटिक्स फॉर्म में, ठीक है, कंप्यूटर में, ठीक है। ये सभी आज के आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हैं और इनसे संबंधित फिजिक्स आपकी क्या फिजिक्स कहला रही है? मॉडर्न फिजिक्स कहला रही है। जैसे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं रोबोट के ऊपर ही। 2-3 पॉइंट्स हैं, फिक्स पॉइंट्स हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। देखो रेलवे बोर्ड जो है वो साइंस से संबंधित अगर आप बात करो तो जैसे मैंने बोला आपका कि कंप्यूटर साइंस भी आएगा, एनवायरनमेंट भी आएगा आपका, ठीक है। साइंस पार्ट ज़्यादा आएगा आपके जीएस के पोर्शन में, क्लियर है। तो इसीलिए हमें साइंस को अच्छे से पढ़ना है। तो रोबोटिक्स से संबंधित अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहला, यानी कि रोबोट से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे पहला आपका रोबोट जो बनाया गया था वो आपका कौन सा बनाया गया था, कोई भी अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या आंसर देने वाले हैं कि सबसे पहला आपका आपका रोबोट जो बनाया गया था उसका नाम क्या था, है ना। कोई भी अगर आपसे पूछे तो सबसे पहला आपका रोबोट जो बनाया गया था 1913 में, कौन सा बनाया गया था? जॉर्ज, ठीक है। भारत में अगर पूछा जाए तो ब्रावो, भारत का सबसे पहला रोबोट जिसका नाम क्या था? ब्रावो था, ठीक है। ये भारत का सबसे पहला रोबोट था, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे, हाँ, जैसे कई काम किए गए, देखो सिंपल सी चीज़ समझो कि कंप्यूटर की जनरेशन में चेंज करते करते रोबोट्स क्रिएट हुए, और रोबोट्स में आज के समय में सबसे ज़्यादा चेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, और आप लोग सुन भी रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो इनकी कृत्रिम बुद्धि के कारण क्या हो रहा है कि इंसान पर भरोसा नहीं कर रहा है, ऐसी ऐसी मशीनों का निर्माण कर रहा है जो खुद से काम कर सकें और मनुष्यों के कार्यों को आसान बना सकें। तो अगर हम देख रहे हैं कि आज के समय में कई एक नए इक्विपमेंट बनते जा रहे हैं तो फिर फिजिक्स को भी हम अच्छी तरीके से, मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ते भी जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपसे बोल दिया जाए तो 2017 में सोफिया नामक रोबोट को कहाँ पे? सऊदी अरब में क्या किया गया था? तो आपको बोल दें कि इनको नागरिकता दी गई थी, सिटीजनशिप दी गई थी। सऊदी अरब अमीरात की अगर आप बात करो तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा पाबंदियां हैं वहाँ पर। महिलाओं का ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवाना बहुत ही टफ है, बहुत ज़्यादा पाबंदियां हैं महिलाओं पर। लेकिन आप ये समझिए कि वहाँ के रोबोट्स को क्या दे दी गई? नागरिकता दे दी गई। कब दे दी गई? तो 2000, आपसे पूछा जाए तो 2017 में सोफिया नामक रोबोट को सऊदी अरब अमीरात में क्या दिया गया? नागरिकता प्रदान कर दी गई, क्लियर है ना। और दूसरा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि आपके यहाँ पे मतलब रोबोट्स वगैरह है जो सिक्योरिटी पर्पस से यूज़ होते हैं तो पुलिस वगैरह डिपार्टमेंट में भी यूज़ किया गया, तो सबसे पहले यूएई में ही पुलिस डिपार्टमेंट में रोबोट्स को शामिल किया गया, यूएई में, ठीक है। और अगर इंडिया में पूछे तो आपकी इंदौर पुलिस ने क्या किया? सुपर कॉप के रूप में क्या किया? सुपर कॉप के रूप में यानी पुलिस के फॉर्म में इंदौर में रोबोट को पुलिस डिपार्टमेंट में क्या किया गया? पूरी इंडिया में इंदौर में, ठीक है। और बस विश्व में पूछा जाए, वर्ल्ड में पूछा जाए तो आप बता देंगे सऊदी अरब अमीरात में इसको कायम में सुपर कॉप के रूप में रोबोट को यूज़ किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? तो मैंने आपको बता दिया, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बता देता हूँ कि 2020 में आपकी न्यूजीलैंड में, कहाँ पे? न्यूजीलैंड में क्या नाम है? सैम जो रोबोट है
उसको भाई पार्लियामेंट पॉलिटिशियन बनाया गया है, यानी कि भाई ये चुनाव लड़ा था इसने, ठीक है ना। मतलब आप समझ रहे हैं कि इंसान अपने लिए कैसा नेता चुन रहे हैं, यानी कि जो कृत्रिम बुद्धि पर चल रहा हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर चल रहा हो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर, यानी कि जिसकी बुद्धि हम लोगों ने बनाई हो, उसके अंदर सारा कुछ हमने डाला हो, उसकी थिंग्स हमने डाली हो, उसकी कैलकुलेशन हमने डाली हो, उसके अंदर कैलेंडर हमने डाला हो, सारी चीज़ें हमने इनपुट की हों, उस बुद्धि पर चलने वाले रोबोट्स अब चुनाव भी लड़ेंगे। यानी कहने का मतलब है आने वाले समय में एक समय होगा कि रोबोट दुनिया चलाएंगे। और वैसे रोबोट का हिंदी अर्थ होता है, आपसे कोई पूछे ऐसी मशीन जो बंधुआ मजदूर के रूप में काम करती है। क्या करती है? बंधुआ मजदूर के रूप में काम करती है। इस प्रकार की मशीन को हम रोबोट कहते हैं। आने वाले समय में हम मशीनों के बंधुआ मजदूरों के काम करेंगे, क्योंकि जब इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा विकसित हो जाएगी कि अपने जैसे ही कंप्यूटर्स का निर्माण करने लगेंगे, तो फिर ये एक दिन आने पर मानव जाति पर आक्रमण भी करेंगे। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, हॉलीवुड में एक मूवी है आपकी, ये जो मार्वल सीरीज़ में ही है, उसमें देखा होगा आपने कि जो क्या बोलते हैं, जो आपका आयरन मैन है, वो क्या करते हैं, एक ऐसी मशीन का निर्माण करते हैं जो अपनी जैसी बहुत सारी मशीनों का निर्माण करके इंसानों पर आक्रमण करती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। आर्टिफिशियल, जो आज के समय की मूवी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बढ़ता जा रहा है, तो एक ऐसा अपन ये कह सकते हैं कि एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो यही आज के समय में मॉडर्न फिजिक्स है, यानी कि आपके इन रोबोट्स, मशीनों, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, इन सब पर काम करना ही क्या है, मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आ रहा है। दूसरा अगर हम पॉइंट बात करें तो पहला ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, और दूसरा आपके मॉडर्न फिजिक्स में दूसरा पॉइंट है और इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या है आपकी? न्यूक्लियर फिजिक्स। ये भी आपकी मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आती है, नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी। और इससे संबंधित अगर अपन बात करें कि क्या अपन सर पढ़ेंगे इसमें, तो हम बात करेंगे जैसे कि आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, यानी कि आपका नाभिकीय विखंडन, फिजन सॉरी, है ना, नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन के द्वारा क्या है, तो न्यूक्लियर फिजन के द्वारा आपने देखा होगा एटम बॉम्ब क्रिएट किया जा रहा है ना। जो सबसे पहले 1945 में अमेरिका ने किस पर, जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए थे, ठीक है। और आज के समय में इनमें धीमे धीमे बदलाव हो रहा है। तब ये यूज़ किए गए थे 2 टन के, आज सभी देशों के पास 10-10 टन के एटॉमिक बॉम्ब, खतरनाक हथियार उपस्थित हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर। दूसरा अगर हम बात करें तो ऊर्जा बनाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर का, यानी कि नाभ की भट्टी जिसे बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर, उसका प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें अणु टूटकर हमें बिजली के रूप में, यानी कि परमाणु टूटकर उनकी ऊर्जा से हम बिजली बना सकते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का हम प्रयोग कर रहे हैं, जो न्यूक्लियर फिजन पर काम करती हैं। इसके अलावा अगर आप बात करो तो न्यूक्लियर फ्यूज़न, यानी कि आपका नाभ की संलयन, इसका भी अध्ययन हम कर सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है, यानी आपका नाभिकीय संलयन। इसका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं हम लोग, तो आपने देखा होगा विश्व का इस समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, क्या करता है, इसी प्रोसेस पर काम करता है, ठीक है। इवनली आपके सूर्य के अंतर्गत बनने वाली ऊर्जा, तारों की ऊर्जा, स्टार की एनर्जी, ये सभी काय पे डिपेंड करती है, आपके न्यूक्लियर फ्यूज़न पर, नाभिकीय संलयन पर। तो ये सब हम काय में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, जैसे आपने देखा होगा कि कचरा से बिजली बनाई जाने लगी है ना, कचड़े से बिजली बनाना, ठीक है, ये भी आपके न्यूक्लियर में ही आता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में आता है। दूसरा वाटर से एनर्जी क्रिएट करना, वाटर से बिजली बना रहे हैं, ये भी अपन कर रहे हैं। अभी हाल ही में देखा गया है कि मानव मूत्र से क्या बनाई जा रही है, बिजली बनाई जा रही है। मानव मूत्र से, यानी इसके यूरिन का उपयोग करके क्या बनाई जा रही है, बिजली बनाने का नया प्लांट स्टार्ट हुआ है, तो ये नया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। तो ये सब कुछ, ये सारे फैक्टर्स हमारे काय में आ रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है आज के समय की फिजिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। तो ये सब था आपके 2 फिजिक्स के पार्ट में, ठीक है। फिर से फटाफट बता देता हूँ, पहला आपकी थी क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी थी आपकी मॉडर्न फिजिक्स। ये दोनों फिजिक्स आपको पढ़नी है। इनके जो टॉपिक्स हमने देखे, यानी 5 हमारे काय में थे आपके क्लासिकल फिजिक्स में और 2 हमारे काय में थे मॉडर्न फिजिक्स में। इन दोनों यानी 7 टॉपिक्स को हमें कंप्लीट करना है। इनसे रिलेटेड थ्योरी एंड न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में आने वाले हैं।
क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा आई होप। नहीं समझ में आया हो कमेंट करिए, आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। इनकी जो PDF हैं वो भी आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे। उसके लिए मैंने आपको जैसे कि पहले ही यूट्यूब चैनल बताया अपना एग्जाम जंक्शन, उसे सब्सक्राइब कर लो। एग्जाम जंक्शन टेलीग्राम चैनल, एग्जाम जंक्शन एप्लीकेशन, इन सब पर आप जुड़ जाओ, आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।